नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ मैं अपने एक और वीडियो के साथ। और ये हमारा वीडियो होगा आज मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8। हम 7 इससे पहले कर चुके हैं और ये मॉडल टेस्ट पेपर 8 है, चाइल्ड साइकोलॉजी और पीडागोजी वाले सेक्शन पे। और जैसे मैंने कहा था कि मैं पहले इसी सेक्शन के कम से कम आपके पास लेके आऊँगा 30 वीडियोस। 30 वीडियोस का मतलब है कि यू विल गेट अराउंड 1000 of questions, and I can hope that if you prepare these 1000 questions, उसमें से आपके आई मीन प्रोबेबिलिटी है कि 20-25 तो आने चाहिए एटलीस्ट। हम इतना कॉम्प्रिहेंसिवली इतना इन डेप्थ जाके क्वेश्चन निकाल के ला रहे हैं। तो जल्दी से मैं हो जाता हूँ गायब और आपके सामने लेके आता हूँ आपकी प्रेजेंटेशन चाइल्ड साइकोलॉजी और पीडागोजी के। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। So let me quickly take you to the presentation। ठीक है, और इसमें आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम लगता है, हमेशा इस प्रोसेस में आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो हमारी जो स्क्रीन है वो अभी आपको विजिबल हो जाएगी थोड़ी देर में। ओके, तो आई होप कि थोड़ा सा टाइम आपका 2-4-10 सेकंड में लेता हूँ। मैं चाहूँ तो पहले से ही ओपन कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी सी आई थिंक कि ये जो हमारे फ्रेंड्स हैं जिनके हम अभी अभी हम शेयर कर रहे हैं ये पीपीटीज, तो थोड़ा सा पर्सनल टच में होना चाहिए ना। हमें पता होना चाहिए कि हम जो हमारे लिए पीपीटी लेके आया है वो कौन है। ठीक है, तो ओके, लेट्स स्टार्ट देन। ये हम अपनी पीपीटी शुरू से इसका प्रेजेंटेशन शुरू कर देते हैं और आपको लेके चलते हैं बिग स्क्रीन पर। और मैं फिलहाल अपने आप को यहाँ से हटा लेता हूँ सो दैट यू कैन completely focus on the PPT। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सिफेलोकॉर्डल। आज मैं ऑप्शंस भी लेके आया क्योंकि ये 2021 जून का क्वेश्चन पेपर है ये। तो उसी को मैंने पूरा टाइप करके प्रेजेंटेशन बना के लेके आऊँ ताकि आप एक्चुअल क्वेश्चन का फील ले पाओ जो एग्जाम में आ चुके हैं, जैसे कि हम हमेशा प्रिपेयर करते भी है ना। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज फेलोकॉर्डल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू। ये क्वेश्चन मैंने अभी नोटिस किया कि मैंने पिछला एक क्वेश्चन पेपर बनाया था शायद 6 या 7, उसमें मैंने कवर किया था और मैंने बुक से लिया था ये। तो ये प्रूफ है इस बात का कि कुछ पेपर जो आएगा बुक से ही आता है। सो इफ यू रिसर्च योर सिलेबस, इफ यू गो बाय योर बुक, उसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आते हैं, वहीं से मैं निकाल के लाता हूँ। दैट्स वाई आई एम श्योर कि जो मैं आपको 1000 क्वेश्चन दूंगा उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपके 20 से 25 के बीच में तो आने चाहिए। और बाकी कुछ जनरल आते हैं, इजी होते हैं बहुत। जो टिपिकल मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो 20-25 होते हैं, 20 के आसपास मुश्किल होते हैं। तो वो मैं कोशिश करूंगा कि बुक्स आपके कवर हो जाए 1000 क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है सिफेलोकॉर्डल फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू। तो सिफेलोकॉर्डल इसमें से कौन सा होता है कि जब बच्चा मतलब बेसिकली ये होता है कि जब बच्चा ना हेड से जिसकी ग्रोथ हेड से शुरू होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसका सिर थोड़ा बड़ा होता है ना, और बाकी जो ऑर्गन पहले उसका सर पे कंट्रोल आता है फिर उसका हाथों पे, तो इस तरह की डेवलपमेंट को बोलते हैं सिफेलोकॉर्डल। So the answer is child gain control over the upper part of the body before the lower part। ठीक है, कि लोअर पार्ट पे कंट्रोल बाद में आता है, अपर पार्ट पे पहले आता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, which type of reinforcement schedule produce greater resistance to extinction। तो जब रीइंफोर्समेंट आपको पता है कि जैसे होता है कि किसी को मोटिवेट करने के लिए जो हम उसको कुछ रिवॉर्ड देते हैं या अप्रिशिएशन देते हैं उसको रीइंफोर्समेंट बोलते हैं। तो एक्सटेंशन होता है, जैसे कि कोई स्पीशीज जब धरती से खत्म हो जाती है उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो कौन सा रीइंफोर्समेंट है जो एक्सटेंशन को रोकता है, उसको रेजिस्ट करता है? तो राइट आंसर है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 3, जस्ट एज चिल्ड्रन पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दे पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। ये किसने कहा था कि जैसे जैसे दिमाग की वृद्धि होती है उसके साथ साथ जो मॉरल डेवलपमेंट होती है, जो अच्छे बुरे का जो पता चलता है वो भी साथ में चलता है। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? लॉरेंस लॉरेंस कॉलबर्ग। लॉरेंस कॉलबर्ग ने कहा था कि मॉरल डेवलपमेंट और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट साइड बाय साइड चलती है। क्वेश्चन 4, the process in which unconditional stimulus is presented before the conditional stimulus is called। ऐसी ऐसी प्रोसेस
जहाँ पे अनकंडीशनल दो तरह के स्टिमुलस होते हैं, एक अनकंडीशनल एक कंडीशनल। तो जिसमें अनकंडीशनल पहले चलता है, कंडीशनल बाद में आता है, उसको क्या बोलते हैं? द राइट आंसर बैकवर्ड कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस नहीं होता है, डिलेड नहीं होता है, ट्रेस नहीं होता, बैकवर्ड होता है, जिसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस इज प्रेजेंटेड पहले, बिफोर द कंडीशनल स्टिमुलस। क्वेश्चन 5, logical thinking by adolescents, that that's why something is happening the way it is and systematically seek solution is called। जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, इसका सिंपल सा जो सिंपल भाषा में बोलेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग एडोलसेंट्स में क्या होती है कि उनमें इस चीज को समझना, मतलब उसके पीछे के कारण को पता लगाना। इसका सिंपल सा ये है कि लॉजिकल थिंकिंग एडोलसेंट्स में या तो युवाओं में क्या होती है, तो वो होती है कि जब वो किसी चीज का कारण का पता लगाते हैं पहले, तो इसको क्या कहा जाता है? तो ये प्रोसेस है कारण का पता लगाने का, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, वाई समथिंग हैपनिंग द वे इट इज एंड सिस्टमेटिकली सीक सोल्यूशन, कि पता लगाना क्यों ऐसा हो रहा है और उसके फिर उसके बाद सोल्यूशन पता करना। तो दिस इज नॉट डाइवर्जन, नॉट कन्वर्जन, नॉट इंडक्टिव, इट इज हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन 6, बाय द एज ऑफ 3, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको मैंने पिछले मतलब मुझे मिला था कहीं जब मैं पढ़ रहा था रिसर्चर्स के बारे में, जो बच्चों की जो डेवलपमेंट पढ़ रहा था मैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, और उनकी जो लैंग्वेज, एक्चुअली लैंग्वेज में आता है ये, लैंग्वेज डेवलप करने में, उस टाइम मैंने पढ़ा था, क्वेश्चन बनाया था मैंने। तो मैं 300 का बनाया, मैंने 500 का बनाया कि 300 कब होता है, 500 कब होता है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बाय द एज ऑफ 3 कितना होता है। तो एज ऑफ 3 में होता है आपका ये 500, और इसके भी छुप रहा होगा। ठीक है, ये इसके पीछे छुप रहा है, तो दैट राइट आंसर इज 500। और 300 होता है 2 साल के बच्चों में। ये भी आपको मैं साथ में बता देता हूँ कि मतलब कि एक 3 साल के बच्चे को 500 शब्द याद होते हैं, मतलब उसमें मम्मी पापा खाना, मतलब जो भी दादा दादी, तो ये उसकी वोकैबुलरी बनती है इन 500 शब्दों से। इस तरह के 500 शब्द से याद होते हैं, वो 3 साल का होता है। इंटरेस्टिंग है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। What is the main reason for individual differences in intelligence? इसका भी सिंपल सा मतलब है कि जैसे कुछ क्लास में ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कम होते हैं, किसी के नंबर ज़्यादा आते हैं, किसी कम होते हैं, कोई अपनी समस्याओं को ज़्यादा तरीके से सुलझा पाता है। तो ये जो ये डिफरेंस है, ये किस किस वजह से आता है? हेरिडिटी की वजह से आता है। हेरिडिटी मतलब कि वंशानुगत है, पेरेंट्स से मिला है। ये भी मैंने कवर किया है क्वेश्चन। नाउ आई एम दैट स्टडिंग दिस क्वेश्चन पेपर, मुझे ऐसा लग मतलब ऐसा अब मुझे पता चल रहा है कि ये सारे क्वेश्चन तो मैं मतलब पिछले 1-2 क्वेश्चन में कवर कर चुका हूँ बाई चांस। तो सोचो मैं पहले क्वेश्चन पेपर बनाया होता तो अभी तक के 3 क्वेश्चन आ गए आपके लगभग, तो इसी क्वेश्चन पेपर में। सो व्हाट इज द मेन रीजन? क्या इसका रीजन क्या होता है? दोनों चीजें होती हैं, हेरिडिटी भी और इन्वायरमेंट भी। मतलब लेकिन इसमें जब मैंने ये पीछे पढ़ा था इसके बारे में, तो इसमें एक बात याद रखने वाली है कि 80%, 80% जो इंटेलिजेंस पे फर्क पड़ता है वो पड़ता है हेरिडिटी से, मतलब माता पिता से, या हमारे जो पीछे से वंशानुगत कहते हैं इसको हिंदी में, हिस्ट्री से। और इन्वायरमेंटल, जैसे हम कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, हमारे आसपास का माहौल कैसा है, ठीक है, उसका सिर्फ 20% होता है रोल। सो द मेजोरिटी ऑफ द रोल इज प्लेड बाय हेरिडिटी इन डिफाइनिंग आवर इंटेलिजेंस, कि हम कितने इंटेलिजेंस होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता से लड़ने लग जाओ कि यार वो मेरे नंबर नहीं आ रहे तो 80% तो आप ही का है, तो ऐसा मत करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट टू कंडक्ट और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग किसने करी? सिंपल आंसर स्किनर ने किया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जब भी आती है, स्किनर वाज द रिसर्चर बिहाइंड दिस रिसर्च या स्टडी। क्वेश्चन 9, सैल्यूएशन इन रिस्पॉन्स टू साउंड ऑफ बेल इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, तो डॉग वाला एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें वो तो ये बोला कि कौन सा रिस्पॉन्स है, तो इसका आंसर कंडीशनल रिस्पॉन्स है। पहले उसको हमने वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पहले खाना दे दिया फिर घंटी बजा दी, ऐसा होता है एक्सपेरिमेंट में। तो बाद में क्या करते हैं, जब वो सिर्फ घंटी बजाए तब भी उसके मुँह ला रहे आती है, तो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, उसको पता था कि घंटी पे मुझे खाना मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10,
पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट इंक्रीजेस द चांस ऑफ, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या मोटिवेशन या अच्छा उसको सपोर्ट करने से किस चीज का चांस बढ़ जाता है? डिजायरेबल रिस्पॉन्स, मतलब कि जब आप किसी, कोई भी बंदा है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मुझे उसके बदले में अच्छा काम करने में मुझे अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, शाबाशी मिल गया इनाम, तो इसका चांस ज्यादा है कि मैं मतलब जैसे मतलब चाहते हैं वो मैं करूँ, आगे भी वो काम रिपीट करूँ। तो ये भी मुझे क्वेश्चन मिला था जब मैं बना रहा था बाकी क्वेश्चन पेपर्स। तो उसमें अलग तरीके से, उसमें थोड़ा अलग तरीके से था क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पूछा गया था कि किसी मतलब किसी एक रिस्पॉन्स को बिहेवियर बनाने के लिए या परमानेंट बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसका आंसर था पॉजिटिव इन्फोर्समेंट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मेरे क्वेश्चन जो मैं बना के लाता हूँ आप मॉडल पेपर्स में, एग्जैक्टली हो सकता है कि आपको ना आए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल बताया कि मैंने कैसे फ्रेम किया था और यहाँ कैसे है। ओके। 11, अकॉर्डिंग टू पियाजे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो हमेशा बोलता हूँ पियाजे जी ने ये प्याज जैसे हैं, ये मतलब बहुत रुलाएंगे आपको। ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू पियाजे द स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक दैट इज दे आर। ये तो क्वेश्चन है ना, घुमा के पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन होता है ये कि ये बोले कि कॉग्निटिव जो दिमाग का जो बुद्धि का जो विकास होता है, तो तो उसकी एक उसका मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका चरित्र क्या होता है, उसमें क्वालिटी क्या होती है। तो इसका आंसर है हमारा इरिवर्सिबल। मतलब कि बुद्धि का विकास, मतलब अगर किसी हमारा जो इंटेलिजेंस अब एक बार डेवलप हो गई तो फिर वो कम नहीं होती, इरिवर्सिबल चेंज है ये। ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो है या बुद्धि का जो विकास है वो जो हो जाता है तो उस पर वो जैसे मतलब वो कम नहीं होता, फिर इरिवर्सिबल है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट है वो शायद हो सकता है रिवर्सिबल हो, कि कोई बीमारी बीमारी आ गई, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई तो हो सकता है वो थोड़ा सा बंदा वीक हो जाए, लेकिन जो बौद्धिक स्तर है वो उतना ही रहता है। प्याजे जी बोलते हैं तो ठीक ही बोलते होंगे। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे स्कूल इज फिल द ब्लैंक्स, इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इज, तो मतलब दोनों में क्या भरा जाएगा, दोनों सोशल है, एक सोशल फिलोसफिकल है, एक फिलोसफी, दोनों फिलोसफिकल है, तो इसका आंसर दोनों सोशल है। तो स्कूल हम जाते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो सोशल एटमोसफेयर बनता है वहाँ पे एक दूसरे की, और एजुकेशन भी सोशल है, क्योंकि जब एक दूसरे से थोड़ा सीखने को मिलता है, देख के सीखते हैं, जैसे बच्चों में एक कॉन्सेप्ट इमिटेशन से सीखते हैं बच्चे, कॉपरेशन से सीखते हैं। 13, इन प्याजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंजर्वेशन इज अचीव्ड। प्याजे जी फिर आ गए ना, तो इन्होंने 3 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब मैं अभी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें प्याजे को थोड़ा सा हम 5-10 मिनट का भी लूंगा, प्याजे के बारे में पढ़ेंगे, ताकि उसके आप 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, तो अभी लेके आऊंगा वीडियो प्याजे पे सिर्फ। तो जो प्याजे जी बोलते हैं कि जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो उस पर कंजर्वेशन कैसे आता है, तो वो आता है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आता है कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट। 14, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स, दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच, कि हम सिंपल है कि हम लोग गलतियां करके सीखते हैं, ये कौन से लर्निंग थ्योरी में आता है? तो बड़ा इजी है, मैथ्स में भी था, ट्रायल एंड एरर मैथ्स में भी आता है कि हम गलती करते हैं, कुछ सम गलत हो गया फिर उसको फिर दोबारा सम करते हैं, आंसर नहीं मैच करता, तो ऐसे करते हैं मैथ का, तो वैसे ही। तो लर्निंग ट्रायल एंड एरर से आती है, ये लर्निंग थ्योरी का गलतियों से सीखते हैं और ट्रायल एंड एरर का लर्निंग थ्योरी। 15, which of the parenting style makes children socially responsible, able to control aggression, और सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एबल टू टेक इंडिपेंडेंट? तो इसका मतलब सिंपल पेरेंटिंग स्टाइल वो भी मैंने कवर की थी। द पेरेंटिंग अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं, अथॉरिटेटिव होता है, इंटेलिजेंट होता है, अथॉरिटेटिव, ऑटोक्रेटिक होता है। तो इसमें बोल रहा है कि कौन से स्टाइल में जो बच्चा है वो सोशली बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब सोशली एक्टिव होता है, लोगों से सोशल मिलता है, अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है और अपने डिसीजन लेने में वो होता है, मतलब काबिल होता है। तो इसमें से कौन सा आएगा? द राइट आंसर इज अथॉरिटेटिव रेसिप्रोकल, अथॉरिटेटिव रेसिप्रोकल। The word mental testing was present firstly presented by, mental testing का कॉन्सेप्ट किसने दिया था पहले? तो ये हमें मिला था जीएम कैटल साहब की वजह से। दिस इज अगेन द क्वेश्चन दैट मैंने वो अभी लास्ट किसी क्वेश्चन पेपर मैंने आपको अभी शेयर की थी वीडियोस में, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था। तो साइकोलॉजी ना हमें मैं भी जब टैट की तैयारी कर रहा था 2 साल पहले, तो मैंने भी काफी अटेम्प्ट किए लेकिन मेरे के लिए नहीं हुआ। फिर मैंने डिटेल में पढ़ना शुरू किया बुक्स, तो जो मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर लेके आता हूँ मेरे वही नोट्स हैं, तो वही नोट्स पढ़ के मैं क्लियर कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 17 है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट दैट इट मेजर्स व्हेन इट क्लेम्स टू मेजर।
इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम कोई टेस्ट करते हैं ना, तो और अगर वो टेस्ट मतलब किसी क्लेम को जो सत्यापित कर देता है तो उसको क्या बोला जाता है। जैसे कि अगर हमने जैसे वो आता है ना, जैसे दूध में लोग पानी गिराते हैं, उसका वो छोटा सा वो आता था, एक तब वो होता था मशीन जैसी छोटी सी एक डिवाइस। तो उस डिवाइस को दूध में डालते थे, वो जितना मतलब कितना गहरा जाएगा या ऊपर जाएगा, इससे वो पता था कि वो दूध में कितना पानी है, कितना प्योर दूध है। तो उससे क्या होता है, इससे क्या आती है, रिलायबिलिटी तो आती है, लेकिन रिलायबिलिटी से मेन कॉन्सेप्ट है वैलिडिटी, मतलब वो प्रूव हो गया वो। ठीक है, तो वैलिडिटी ही सारा इसका राइट आंसर है। व्हेन ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर, जो वो बोलता है मैं करूंगा, अगर वो कर देता है तो वो अक्षय कुमार नहीं है। वो डायलॉग है ना कि जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ, तो ऐसा ही कुछ समझ लो, वैलिडिटी आती है इससे। क्वेश्चन 18, हु प्रपोज दैट गिफ्टेडनेस डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट। कि किसने बोला कि जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं वो बहुत एबल होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कमिटेड होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था हमारे जोसेफ रेंजुली। जब ये जोसेफ रेंजुली ने गिफ्टेडनेस का कॉन्सेप्ट दिया तो कहा था कि गिफ्टेड बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, कमिटेड होते हैं, और उनकी एबिलिटी किसी काम करने की ज्यादा होती है। जोसेफ रेंजुली। हम्म। Who proposed that mind is a joint cultural construction and emerges as a reason of interaction between children and adult। तो ये है कि जो हमारा जो मस्तिष्क है वो एक सांस्कृतिक कंस्ट्रक्शन, मतलब संरचना है एक तरह की। ठीक है, जो इमर्जेंस बिटवीन, मतलब जो कि अलाउ करती है बच्चों और अडल्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो उनका आपस में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब इतना है कि माइंड की वजह से अडल्ट और बच्चे भी एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं, बात कर पाते हैं, दूसरे की बात समझ पाते हैं। तो ये किसने कहा था, बाय की। तो माइंड को कल्चर कंस्ट्रक्शन कहने वाला बंदा कौन था, याद रखना, बाय की ने कहा था कि जो हमारा माइंड है वो कल्चरल कंस्ट्रक्शन है, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन 20, अब वन ये भी मैंने किया है पहले, पर मुझे अच्छा लग रहा है एक्चुअली कि मतलब जो मैं रिसर्च करके क्वेश्चन कवर किए हैं वो वो मतलब ऑटोमेटिकली पहले आ चुके थे, और आई वॉजंट अवेयर ऑफ दिस थिंग। मैंने अपना इंडिपेंडेंटली मैंने एक बड़ी एक बुक पकड़ी साइकोलॉजी एक, तो उसमें से निकाले थे मैंने कुछ नौ 10 क्वेश्चन पेपर, देख लो। और अभी अभी मैं ये मेरा 8वां ही है, और अभी मैं और लेने वाला हूँ 15-20 क्वेश्चन पेपर। तो वो वैलिडिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा तो आप भी मेरी वैलिडिटी समझ सकते हैं आप पूरे पेपर पढ़ने के बाद। इसका आंसर है जो वन फैक्टर थियरी लेके आए थे, अल्फ्रेड बिनेट लेके आए थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं तब बनाए थे सारे, जब मैं इसको छोड़ के जो मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया है, जो मैंने पहले के जो मेरे साथ थे उन्हें वो मैंने जब मैं तैयारी करता टैट की उस टाइम पे, तो मैंने क्या किया, उस इस तरह से मतलब नोट्स बनाना शुरू कर दिए सारे। फिर वो नोट्स पढ़े, फिर अभी उस नोट से मैं क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ आपके लिए। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर कन्वर्जेंस थिंकर्स। और जो एक और आंसर क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्रिएटिव क्या होता है, जो क्रिएटिव स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर्स। तो याद रखना, जो गिफ्टेड वाले कन्वर्जेंट, वो एक ही दिशा में पूरा मन लगा के काम करते हैं, एक ही काम को पकड़ते हैं और उसको पूरा खत्म करते हैं। और जो क्रिएटिविटी वाले बच्चे होते हैं, क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं, वो डाइवर्जेंट सोचते हैं, मतलब वो एक चीज को मतलब 10 तरीके से करने का भी वो तरीका निकालने की कोशिश करते हैं। वो अपना अलग दिमाग लाते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं चलते। ओके, टू क्वेश्चन नंबर 22, फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट। तो इसका भी मतलब है कि मतलब कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सोशल रोल्स के लिए होते हैं, और उनमें कुछ मतलब सिंपल सा कि हेरिडिटरी नहीं होते हैं, और इन्वायरमेंटल होते हैं। सिंपल भाषा में जैसे मैंने कहा था पहले कि डिफरेंस बताया था आपको। तो जेंडर और स्टीरियोटाइप्स, अब हाँ ये सही बात है एक्चुअली। जेंडर और स्टीरियोटाइप्स का मतलब हो गया जैसे कि मतलब जैसे हम मान लो कि जैसे कि लड़की है, उसको गुड़िया से खेलना चाहिए, है ना, या फिर लड़कियों को घर का ही काम करना चाहिए। तो ये सब जो है ये हेरिडिटरी से नहीं होते, ये बायोलॉजिकल एंडोमेंट नहीं है, ये फीचर्स, ये हमें सोशल
सोसाइटी ने दिया है ये। ठीक है, ये सोसाइटी ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, औरतों को घर में ही चूल्हा चौका करना है, बाहर जॉब नहीं करेगी। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टीरियोटाइप्स, जो कि बदल रहे हैं और बदलना चाहिए। ये कंक्लूजन, किसी थ्योरी का ये कंक्लूजन है, चिल्ड्रन कैन लर्न वायलेंट बिहेवियर डिपिक्टेड इन मूवीज। हाँ, तो मतलब जैसे अब ये चीज पे काफी चर्चा भी होती है कि जैसे फिल्मों में आजकल बहुत वायलेंस हो गया है, या वीडियो गेम से बहुत सारा वायलेंस हो गया है, तो उससे बच्चे भी मतलब उस बिहेवियर में वो डेवलप होना जाता है। तो ये किस किस साइकोलॉजिस्ट ने ये मतलब ऐसी थ्योरी दी थी, कंक्लूजन निकाला? अल्बर्ट बेंडूरा। तो इसमें जॉन प्याजे ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, उनका काम था कि कैसे सीखते हैं। और थॉर्नडाइक उनका मेजर ये उनका काम उसी पे हुआ है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, और जे जे वॉटसन का भी। तो जॉन अल्बर्ट बेंड्यूरा इज द वन हु सेज कि फिल्मों में या उसमें वीडियो गेम भी आप जोड़ सकते हो, क्योंकि वो सेम कैटेगरी में आते हैं। उससे बच्चों में वायलेंट बिहेवियर, वायलेंस देख के डेवलप होता है। एल्बर्ट बेंड्यूरा। 24, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज एन हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ये भी किया है मैंने क्वेश्चन कवर। ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वो किस चीज का हायरार्किकल आपको पता है ना, कि जैसे कि जैसे कोई मैंने ऊपर टॉप पे सीईओ आ गया, उसके नीचे मैनेजर आ गया, मैनेजर के नीचे एसोसिएट आ गया, या असिस्टेंट मैनेजर आ गया। तो ये इसे बोलते हैं हायरार्की, कि सीरीज में कोई ऊपर से नीचे चलना। तो ये किस चीज की है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट्स में आता है। कि ब्लूम जो थे भाई साहब, उन्होंने टैक्स जो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी, एक हायरार्की बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो बनाई थी कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे। 25, फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यूरिंग अप्रोचिंग एक्सेप्ट। अब ये कह रहे हैं कि मतलब जब पेपर आ रहा होता है हमारे, जैसे आपका भी टैट का पेपर होगा अभी, तो उसमें जो एंजाइटी होती है, तो ये नीचे जो ऑप्शन दिए हैं सारे ऑप्शन ठीक है, मतलब उससे एंजाइटी कम होती है, लेकिन एक से नहीं होती है। वो कौन सा है? फैमिलीराइजिंग विद द पैटर्न। हाँ ठीक है, जैसे अभी हम कर रहे हैं, आपको पैटर्न भी बता रहे हैं, क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इससे तो एंजाइटी बढ़ेगी नहीं, कम ही होगी। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में बहुत सोचना। सीकिंग सपोर्ट, या जैसे आप सपोर्ट लेते हैं अपने फ्रेंड से, मुझसे सपोर्ट लेंगे आप, अगर आप लेना चाहते हैं तो। एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाना। तो इसमें सीधा दिख रहा है कि मतलब जब हम पेपर जाए तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, पास होंगे फेल होंगे, हमें बेस्ट देना है। तो क्वेश्चन बी इज दी राइट आंसर। 6, व्हाट आर द सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स? सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स क्या होते हैं? ये याद करने वाला ही आंसर है, और इसका आंसर मनी एंड अप्रिसिएशन। तो मनी एंड अप्रिसिएशन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स। Children's thinking is qualitatively different from adults, and that it changes over time. Idea was presented. अभी आइडिया किसने दिया था कि जो क्वालिटेटिवली चिल्ड्रन की थिंकिंग जो है वो अडल्ट से, हाँ, मतलब जिस तरह से हम सोचते हैं कि अडल्ट को किसी चीज को लेकर किसी सिचुएशन में रिएक्ट करता है, उसके बारे में सोचता है, तो बच्चा अलग अलग तरीके से सोचता है। इसलिए हम बोलते हैं कि बच्चों में मैच्योरिटी कम होती है, जैसे वो ग्रो करते हैं तो उनकी क्वालिटी थिंकिंग की इंप्रूव होती है, मैच्योरिटी आती है एक्सपीरियंस के साथ। तो ये किसने कहा था? हमारे ये कहा था जॉन पियाजे भाई साहब ने। फिर आगे पियाजे साहब ये नहीं छोड़ेंगे आपको। तो इनका अगर जैसे मैं बोलता कि इनका मैं एक बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको स्पेसिफिक नोट भी सेंड करता हूँ मेल पे, तो आप मुझे बोल सकते हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, तो जो मैं नोट्स बनाए आपको भेज भी सकता हूँ मैं, या यहाँ भी हम डिस्कस कर सकते हैं कभी लाइव आए तो। हाँ बाय द वे, अगर आपको मतलब आप मुझे लाइव भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। आप मुझे चैट बॉक्स में अपना, या मैं लास्ट में अपनी डिटेल शेयर करूंगा, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी, तो आप उसमें अपना नाम दे सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन लाइव क्लासेस। और चार्जेबल नहीं है, दीज आर फ्री क्लासेस। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ के फ्री में ही किया है, तो मैं ज़्यादा दूसरे का पैसा क्यों लगे। सो what is that type of learning in which a new behavior is learned but not demonstrated to reinforcement required? Okay, मतलब कि सिंपल सा है कि आपने कुछ काम, नया सा काम को सीख लिया, ठीक है, लेकिन आप उस काम का मतलब डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देते हो। कहने मतलब कि आपने सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन एग्जाम आप तब तक नहीं दोगे जब तक आपको कुछ रेनफोर्समेंट या मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो इस लर्निंग को क्या बोलते हैं? जैसे हम करते हैं ना बच्चों के साथ कि बेटा साल तो पढ़ लिया, बेटा एग्जाम में फर्स्ट आ जाना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, या ये दे दूंगी, वो दे दूंगा। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? लेटेंट का, कि नया बिहेवियर तो लर्न कर लिया, बट उसका डेमोन्स्ट्रेशन देने से पहले रिइंफोर्समेंट चाहिए। तो इसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग।
नेक्स्ट, the linguistic relativity hypothesis that proposes the view that language determines the contents of thought. ये एक हाइपोथेसिस है, इसको बोलते हैं द लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस, जो क्या कहता है कि जो लैंग्वेज जो भाषा हम बोलते हैं ना, वो हमारे जो थॉट जो होता है, जो हमारी सोच जो है उसको प्रदर्शित करती है या उसको दिखाती है। हाँ, सही बात है कि अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हम अच्छी बातें करेंगे, हमारी भाषा में अच्छा, हम कल्चर्ड होंगे, सिविलाइज होंगे तो हमारी अच्छी भाषा हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर नहीं होंगे सिविलाइज तो हम अभद्र भाषा का प्रयोग भी कुछ लोग करते हैं। तो इसका मतलब कि जो अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले लोगों का मतलब थॉट जो कंटेंट है वो ठीक नहीं है। तो ये जो दी थी थ्योरी दी थी हमारे बेंजामिन ली वॉल्फ, लिंग्विस्टिक आ रहा है, इनके नाम में भी ली जा रहा है एक बार, तो इससे आपको याद भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, when prior learning facilitates new learning, जिसका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कौन सी वाली, जब हम पहले सीखा होने, प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट न्यू लर्निंग, पहले सीखा हुआ हमारे जब कुछ नया सीखने में हेल्प करता है तो उसको कौन सा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, सॉरी लर्निंग है, जीरो है, नेगेटिव है, पॉजिटिव, ऑल ऑफ द अबव है। जैसे कि ऐसे जनरली ऐसे ही तो होता है, जब हम पढ़ते हैं स्कूल में तो सबसे पहले हमें नंबर सिखाए जाते हैं, टेबल सिखाए जाते हैं, फिर टेबल का मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो तो टेबल कैसे सीखेंगे हम, तो सॉरी अगर टेबल नहीं आते हो तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो पहले हम टेबल सीखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन बड़े उसमें जाते हैं कि 2 डिजिट के, 3 डिजिट के। तो सेम ये बोला है कि प्रायर लर्निंग से नई लर्निंग फैसिलिटेट करना या प्रमोट करना, तो ये आता है पॉजिटिव में। ऑफकोर्स पॉजिटिव में ही आएगा, जीरो में तो आएगा नहीं, जीरो का मतलब कुछ सीखा ही नहीं, नेगेटिव का मतलब भूल गया, वो भी नहीं होता, और तो चांस ही नहीं है, तो बचता क्या है, पॉजिटिव। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो आपके जून 2021 में आए थे। तो मेरे याद क्वेश्चन पेपर लगा तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार फिर से इसी का आपको डेमो दिया जाए, ताकि आप इन लाइन रहें कि जो मैं आपको क्वेश्चन बना के ला रहा हूँ वो काफ़ी कुछ आपके मैच करता है जो एग्जाम में आते हैं। और लेट मी अश्योर यू कि मैं वहाँ से देख के नहीं बना, हाँ जो मैंने एग्जाम दिए हैं 2-3, उससे मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है क्वेश्चन बनाते हुए। सो वहाँ पे ये आपका ये पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव लर्निंग है, अभी जैसे मैंने बताया आपको ना, प्रायर लर्निंग फैसिलिटेट्स न्यू लर्निंग, तो पहले जो मैंने एग्जाम वगैरह दिए उससे मुझे क्वेश्चन सेट करने में ईजी होता है। ठीक है भाई साहब और बहनों, हम आ गए हैं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको और भी कुछ अगर लाइव क्लासेस लेनी है तो हम वो भी ले सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे डेमोस्ट्रेशन दे सकते हैं। और कुछ आपको अगर भी मटेरियल चाहिए आपको तो मेरी वेबसाइट है टैच पड़े उस पर पड़ा हुआ है, या आप मुझे मेल कर सकते हैं pankaj.trans@gmail.com पर, मुझे कॉल भी कर सकते हैं 9958007749। सो दैट्स इट फॉर द डे, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आजकल में। टिल देन ठंड से बचे रहें और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।